देखो प्लीज सुनना मेरा बात। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर समझने के लिए आपको पहला क्लास रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो पहला क्लास में आप लोगों को एक लाइन बताया था, अकाउंट्स बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या है? दो है, किसी को याद है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात याद है आप लोगों को? अकाउंट्स बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या? अकाउंट्स पढ़ने का प्राइमरी पर्पस होता है फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना। अभी तक आप जितना भी चैप्टर पढ़े, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, इन सारे से आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली जिससे आप फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब आप प्लीज मेरा बात सुनना ध्यान से। आप जर्नल चैप्टर पढ़ा, जर्नल एंट्रीज को आप पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर को आप पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्या आप मानते हैं ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपके पूरे बिजनेस का समरी है? जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनका एक समरी है। ट्रायल बैलेंस का डेटा को हम लोग प्लॉट करते हैं तीन कंपोनेंट में, जिसका नाम है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये क्या होता है क्या नहीं हम डिटेल में बात करेगा, बट मेरा बात भी समझना। ट्रायल बैलेंस में आप क्या किया था? पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को समराइज किया। ट्रायल बैलेंस रिकॉल करो, ट्रायल बैलेंस में आइटम क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल। वो सारा आइटम क्या है? साल भर में क्या हुआ परचेज, साल भर में क्या हुआ सेल, साल भर का रेंट, साल भर का सैलरी, साल भर का डिस्काउंट अलाउड। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हैं? साल भर का डेटा समराइज होकर आपको कहां दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को शिफ्ट करते हैं ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक लाइन लिखना, फिर हम लोग एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज पहला लाइन लिखना आप लोग। उससे आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अगर हम आपको 2 पेज का ट्रायल बैलेंस दे देगा, आप ये कभी पता नहीं लगा पाएगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ठीक है, प्लीज एक लाइन लिखना एक बार आप लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग sole proprietor, financial statement of a non-manufacturing sole proprietorship enterprise includes सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। देखो इसमें कुछ वर्ड्स है डिस्कशन करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मली अगर आप देखिएगा बिजनेस एंटरप्राइज आपका दो तरह का होता है। एक जो लोग माल खरीद कर बेचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ट्रेडिंग मतलब जो लोग माल खरीद कर बेचते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो लोग माल बनाकर उसके बाद बेचते हैं। अपना पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं? ट्रेडिंग कंसर्न जो लोग माल खरीदते हैं और बेचते हैं। आपके घर के नीचे का जो ग्रोसरी स्टोर वाले वो मैगी बनाकर नहीं बेचता है, नेस्ले से मैगी खरीद कर आपको बेचता है। तो हम लोग यहां पर नेस्ले का अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पे आपके घर के नीचे का जो दुकानदार है उसका अकाउंट्स पढ़ रहे। मेरा बात प्लीज समझना। बिजनेस एंटरप्राइज दो तरह का होता है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, या बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट्स आपके 11-12 के करिकुलम में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट्स आपके 11-12 के करिकुलम में नहीं है। आपके 11-12 के करिकुलम में केवल ट्रेडिंग कंसर्न्स का एंटरप्राइज है। क्या मेरा बात समझ में? हम क्या बोला? और एक वर्ड हम क्या बोला? सोल प्रोप्राइटर। अब आप लोग को ये चीज पता है कि बिजनेस करने के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपने यहां पे किसका अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप पढ़ेंगे 12 में, कंपनी पढ़ेंगे 12 में। अपने यहां पर पढ़ रहे हैं कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर साल भर बिजनेस करता है तो वो ईयर के एंड में अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेगा। क्या आप लोगों को मेरा बात क्लियर है? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना के क्या मिलता है हम लोग को? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्लीज लिखना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना के हम लोग को पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब साल भर में आपने कितना प्रॉफिट किया या फिर कितना लॉस किया। और बैलेंस शीट बना के आपको क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन।
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया कितना आपका असेट है, कितना आपका लायबिलिटी है, कितना बिजनेस को लोगों से पैसा लेना है और कितना पैसा लोगों को देना है। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को यहां तक? ट्रेडिंग और पीएल बेसिकली आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देगा कि साल भर अगर आप प्रॉफिट किया, बिजनेस किया, तो ईयर एंड में आपके पास प्रॉफिट आया कि लॉस आया। और बैलेंस शीट क्या बताएगा, कितना पैसा आपको लोगों को देना है और कितना पैसा आपको लोगों से लेना है। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सुनना प्लीज मेरा बात। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या बताते हैं, माल खरीद कर बेचकर आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक बिजनेस एंटरप्राइज में माल खरीद कर बेचने के अलावा भी दुनिया भर का इनकम और एक्सपेंस होता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट केवल क्या बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या ये आपका टेक अवे प्रॉफिट है? क्या ये पैसा ओनर अपने घर लेके जाएगा? द आंसर इज नो। अगर सपोज आपने 100 रुपए का माल खरीदा, उसको 120 में बेचा, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कहां से मिलेगा अपने को? ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। क्या मेरा बात क्लियर है? 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हो गया मोटा मोटा प्रॉफिट। माल खरीदा, बेचा, जितना पैसा आया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको दो चीज समझना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीज सुना होगा कभी, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका देखना दो तरह का एंटिटी होता है। एक उनका फैक्ट्री अलग है और उनका ऑफिस अलग है। क्या बगैर सुना है? फैक्ट्री अलग है और ऑफिस अलग है। ये चैप्टर है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, बट एक बात मेरे को बताना, क्या जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते उनका फैक्ट्री नहीं होता है? हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, नाम सुना आप लोग? अगर आप जेप्टो या ब्लिंकिट से 1 किलो चावल मंगाएगा, वो देखना आपको जेप्टो या ब्लिंकिट का ब्रांडिंग करके देता है। देखा आप लोग? पैकेट में एक पैकेट रहता है जिसके ऊपर 1 किलो चावल का पैकेट है, उसके ऊपर नाम ब्लिंकिट लिखा हुआ है। वो पैकिंग वो लोग खुद से करे ना। वो लोग क्या किया, किसी ट्रेडर से बल्क क्वांटिटी में चावल खरीदा, बोरा में, उसको 1-1 किलो वेट किया, पैकेट में डाला, अपना ब्रांडिंग लगाया और आपको बेच दिया। तो कुछ तो मैन्युफैक्चर वो लोग भी कर रहे हैं, बट वो लोग इतना मैन्युफैक्चर नहीं करते कि गुड्स का फॉर्म ही बदल जाए। मेरा बात समझ में? आप लोग ये चीज पढ़े ना, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, याद है? ये लोग नॉर्मली फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे। मेरा बात समझा हम क्या बोला? आप प्लीज सुनना एक बार, आप लोग लिखना एक बार ट्रेडिंग अकाउंट, और हम जैसे बोले वैसे लिखना, फिर हम इसके बारे में डिटेल में लंबा डिस्कशन है। ट्रेडिंग अकाउंट नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड, सपोज अपना ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 2023 का, ये अपना मान लो ईयर एंड है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बीच में प्लीज आप एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना, करीब करीब 7 से 8 लाइन का। यहां पर आप लिखिएगा डेबिट और यहां पर आप लिखना क्रेडिट, ठीक है? अपने बेसिकली अभी ये देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आइटम जाता क्या है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकलता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। बट ये आइटम आ कैसे रहे, ये आपको समझना है, ठीक है? लिखना आप लोग प्लीज, एक क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट के संग करना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? ये आपका एक अमाउंट का और एक लाइन हो गया। इसको अपने इनर कॉलम आउटर कॉलम बोलते हैं। कुछ स्कूलों में इसको 2 कॉलम बनवा के भी करते हैं। तो जिनके स्कूल में 2 कॉलम बोला, प्लीज आप लोग 2 कॉलम बोला। जिनके कुछ नहीं बोला, आप लोग 1 कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बात है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, ठीक है? हम बताएगा जब एक एक आइटम लिखेगा आपको समझ में आएगा इनर कॉलम का मतलब क्या हुआ। एक चीज मेरे को छोटा सा बात करना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब इस साल का पूरा 2023 का आप प्रॉफिट निकालने बैठे हैं। फॉर समझता है ना, इस साल का, ठीक है? पहला आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। अभी तक आई थिंक इतना आप लोग को अकाउंट्स का समझ हो चुका है कि आप लोग को ओपनिंग स्टॉक का मतलब मालूम है। क्या हुआ ओपनिंग स्टॉक? एकदम परफेक्ट। जो लास्ट ईयर आप नहीं बेच पाया वो इस साल क्या बन गया आपका? ओपनिंग स्टॉक, और आप कोशिश करेगा इस साल इसको बेचने का, ठीक है? अच्छा, अभी हम केवल आपको फॉर्मेट लिखवा रहे हैं।
उसके बाद 15 से 20 मिनट का डिस्कशन है कि आइटम यहां पर क्यों जाते हैं, क्योंकि जिनका 10 में कॉमर्स पढ़ा हुआ उनको मालूम है कि क्या आइटम कहां जा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कि वो आइटम वहां पर क्यों जा रहे हैं। वो क्यों का काम डिटेल में बताएगा। जिनका नहीं पढ़ा हुआ वेरी गुड, एकदम स्क्रैच से है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लियर। नेक्स्ट आइटम प्लीज दिखना, टू परचेजेस। डेट नहीं होता है। डेट नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि आप पूरे साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो एंट्री कोई पर्टिकुलर डेट पे तो नहीं आ रहे ना, इसीलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। ऑल्दो ये है आपका लेजर ही, बट इसमें डेट नहीं होने का रीजन क्लियर है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये परचेज क्या किसी एक दिन का है, किसका समरी है? पूरे साल भर का परचेज, तो डेट किसका डाले? पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं है। परचेज से क्या माइनस होना चाहिए? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। जो चीज खरीदेगा वही तो बाहर जाएगा ना, रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। प्लीज माइनस करना, लेस परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। इसको आप माइनस करेगा, जो भी फिगर निकल कर आएगा उसको बाहर में लिख देगा। परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करना तो बड़ा लॉजिकल सा बात है। ठीक है, अब आप क्रेडिट साइड में लिखना बाई सेल्स, इनर कॉलम, और सेल्स से क्या माइनस होगा? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। दोनों को माइनस करके आप बाहर में अमाउंट बैठा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार लिखना, हम सब समझाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है क्या नहीं। एक बार आप लोग खाली वेजेस लिख के छोड़ना एक बार, फिर बाकी हम डिटेल में बाद में समझाएगा। सबका लिखना हो गया क्या? प्लीज फटाफट लिखना, फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डैश देके वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बता रहे, बट उसके पहले एक दो आइटम आप लोगों को पूछना है। ये लिखना हो गया सबका? अब प्लीज आप लोग जवाब देना, पार्टिसिपेट करना। देखो मेरे को बताओ, ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? असेट है, एकदम लॉजिकल। ओपनिंग स्टॉक इज एन असेट, स्टॉक आपका असेट है तो डेबिट में आ रहे। परचेज डेबिट में क्यों आ रहे? एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेचर डेबिट, डेबिट में आ रहे। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में क्यों आ रहे? एक्सपेंस। सेल्स क्रेडिट में क्यों आ रहे? इनकम, और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आ रहे? स्टॉक मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, मेरा असेट है। मेरा क्वेश्चन समझा ना? हम इसको 2 मिनट बाद पूछेगा, बट क्वेश्चन जेन्युइन लगा आपको? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है क्योंकि असेट है, असेट का नेचर डेबिट। परचेज डेबिट में क्यों आ रहा है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में क्यों आ रहा है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। सेल क्रेडिट में क्यों आ रहा है? इनकम, इनकम का नेचर क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक भी तो आपका असेट ही है, बट वो क्रेडिट में क्यों आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। अब प्लीज मेरा बात आप बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एग्जांपल है ना, जो एग्जांपल आपको लिखने का जरूरत नहीं है, केवल मेरा बात ध्यान से समझना, बड़े आराम से। एक कॉन्सेप्ट अपने पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, सीओजीएस का। याद है आप लोगों को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत का बात नहीं है। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आप बेचा उसका कॉस्ट आपको कितना पड़ा, इसी को बोलते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम समझाएगा पूरा फॉर्मूला को। एक एग्जांपल है मेरा, सपोज एक मोबाइल शॉपकीपर है, ठीक है, उनका कुछ हम डेटा आपको बता रहे हैं। सपोज उनके पास ओपनिंग स्टॉक क्लियर, जो ईयर के स्टार्टिंग में होता है, यहां पर हम आपको उनका यूनिट्स का डिटेल दे रहे हैं, यहां पर रुपीज में बता रहे हैं। सपोज उनके पास ईयर के स्टार्टिंग में 50 मोबाइल था, जिसका वैल्यू सपोज 5,000 रुपए। क्लियर? सपोज इन्होंने इस साल मोबाइल कुछ और परचेज किया बेचने के लिए 1000 यूनिट, और इसका वैल्यू मान लो 1,00,000 रुपए। ठीक है, इनका कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ यूनिट हो सकता है क्या?
खर्चे का यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हम बताए नहीं है, बट क्या खर्चे का यूनिट होता है 1 kg खर्चा, 2 kg, इसका यूनिट नहीं होगा। बट सपोज आपका एक्सपेंस कितना लगा 10,000। और एक आइटम आपके पास है विच इज क्लोजिंग स्टॉक। सपोज ईयर के एंड में 10 यूनिट मान लो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जिसका वैल्यू है मान लो 1,000। अब मेरा 2 लेजिटिमेट क्वेश्चन है, प्लीज इसका जवाब देना आप लोग। ईयर के स्टार्टिंग में कितना यूनिट था 50 खरीदे और 1000। तो जिस दिन हम खरीदा अगर हम उनका गोडाउन जाके चेक करें तो मेरे को कितना मोबाइल मिलेगा 1050। बट ईयर एंड में जब हम जाके चेक किया तो केवल 10 बचा हुआ था। प्लीज मेरा क्वेश्चन वापस सुनना। पहले 50 यूनिट था, 1000 और खरीदे, तो गोडाउन में कितना मिलना चाहिए 1050, लॉजिकल। बट ईयर एंड में जब हम जाके चेक किया तो गोडाउन में केवल 10 मोबाइल पड़ा हुआ था। तो 10 मोबाइल बचा हुआ है, यानी कि बाकी 1040 का क्या हुआ सेल हो गया। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को कि वापस रिपीट करें। 50 था, 1000 और खरीदे, 1050, 10 बचा हुआ है, तो बाकी क्या हुआ बिक गया, लॉजिकल। तो क्या बोल सकते हैं 1040 आपका यूनिट सोल्ड है। श्योर। आप इसको एक्चुअली कैसे निकाला आप देखना, आप इसको सीओजीएस से ही निकाला है। आप सोच नहीं रहे बट आप निकाला ऐसे, ये देखना एक बार। आप क्या किया, ओपनिंग स्टॉक कितना लिया 50, परचेज कितना लिया 1000, डायरेक्ट एक्सपेंस का तो यूनिट नहीं होता है तो 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट, तो कितना यूनिट आपने बेचा 1040। ये क्लियर है क्या। 1040 इज द यूनिट सोल्ड जो आपने बेचा है, ठीक है। अब आप इसी को रुपीस में निकालो। ओपनिंग स्टॉक का रुपीस 5000, परचेज 1,00,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,000, 1,14,000। मेरा क्वेश्चन है 1,14,000 क्या है, इज इट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको आप प्रूफ भी सोच सकते हैं। अगर हम ये आपको नहीं बताता तब भी आप मेरे को बताओ 5,000 क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है कि सेलिंग प्राइस पे होता है, कॉस्ट पे। परचेज जो आपने किया ये कॉस्ट की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, खर्चा कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट, तो जो फिगर बचेगा वो भी कॉस्ट। क्या मेरा बात समझा आप लोग। 1,14,000 क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बिका उसका कॉस्ट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 1040 यूनिट का कॉस्ट 1,14,000 था, लॉजिकल। मैंने कितना यूनिट बेचा 1040, उसका कॉस्ट मेरे को कितना पड़ा 1,14,000। क्लियर है पक्का, श्योर। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सीओजीएस 1,14,000 है। हम आपको बोल रहे हैं इन 1040 यूनिट्स को हम सेल किया 1,20,000 में, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा 6,000। ये 6,000 क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। माल खरीद कर, माल खरीदने में खर्चा कितना पड़ा 1,14,000, बेचा कितना में 1,20,000, तो घर पे कितना बचा 6,000। 6,000 क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को। अब आप इसी चीज को इस ट्रेडिंग अकाउंट में विजुअलाइज करने का कोशिश करना। आप लोग प्लीज डेटा चेंज मत करना, एक बार हम ये सब को हटा रहे हैं आपको थोड़ा बेटर समझाने के लिए, और आपको समझेगा कि कोई चीज किधर क्यों जाता है, ठीक है। ये रुपीज है और बगल में ना हम यहां पे इसका यूनिट भी प्लॉट कर रहे हैं। डेटा आप लोग बता रहे हैं यहां पर भी यूनिट। मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना था 50 और उसका वैल्यू 5,000, कोई बात नहीं। परचेज का क्वांटिटी 1,000, उसका अमाउंट 1,00,000, डायरेक्ट एक्सपेंस का क्वांटिटी 0, अमाउंट, सेल का यूनिट वेरी गुड 1040 तो बेचा और उसका सेलिंग प्राइस 1,20,000, 1,14,000 तो कॉस्ट है। हम क्या पूछा सेल्स का वैल्यू कितना है 1,20,000। किसी को 1,14 भी लग रहा है क्या, श्योर। सेल का वैल्यू कितना बोला था 1,20,000, कितना यूनिट बेचा 1040 बेचा, ये तो क्लियर है। 1040 का तो एक कॉस्ट है, हम पूछ रहे हैं आपको सेल्स वैल्यू कितना है 1,20,000, लॉजिकल। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है 10 और उसका वैल्यू 1,000। क्या ये डेटा सारा क्लियर है आप लोगों को। आप बड़े ध्यान से देखना, पूरा गेम इसी पे है।
देखो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ओपनिंग, एरो देखना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50 का, खरीदे 1000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितना यूनिट बेचा मैंने, 1040, श्योर, और सेल्स पे कितना है, 1040। ये क्लियर हुआ एक बार। अब आप इसको रुपीस में देखना। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने बेचा कितना यूनिट, 1040। क्या आप मानते हैं आपका डेबिट साइड एक्सपेंस वाला साइड होता है, आप डेबिट साइड में कितना यूनिट लिख के रखा है, 1050, बट आपने बेचा कितना, 1040, तो मिसमैच हो गया ना। खर्चा बोलता है 1050 का, इनकम बोलता है 1040 का, तो मिसमैच हो गया ना। नहीं समझ में आया। अगर आप एक साइड में सेल लिख रहे हैं 1040 का और कॉस्ट में लिख रहे हैं 1050, तो क्या प्रॉफिट कभी भी प्रॉपर आएगा। अरे जितना यूनिट बेचा उतना का ही तो कॉस्ट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में कितना दिख रहा है, 1050, तो इसको क्रेडिट कितने से किया, 10 से, तो कितना बच गया कॉस्ट, 1040, और सेल कितने गए, 1040। मेरा बात समझ में। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। करंट ईयर का इनकम शुड मैच विद करंट ईयर का एक्सपेंस, लॉजिकल। अब अगर आप एक चीज को और नोटिस करेगा, देखना प्लीज ध्यान से, इसको एरो देखना, 5000 क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो हुआ, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिलेगा, सीओजीएस। और सीओजीएस कितना है, 1,14,000। अलग से सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,20। अगर आप इसी को अलग से प्लॉट करेगा एक लेजर में, सीओजीएस 1,14,000, सेलिंग प्राइस 1,20, तो इनकम ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, और ये प्रॉफिट क्या है आपका। मेरा बात समझ में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट पहले क्या आया था, सीओजीएस का, उसी को किसका नाम दे दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का, और डेटा को प्लॉट कर दिया कन्वीनियंस के लिए। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोग को, श्योर। एक ही क्वेश्चन में क्या ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों आ सकता है क्या, नॉनसेंस क्वेश्चन है। अरे याद तो कमाओगे या नुकसान करोगे, तो अगर प्रॉफिट है तो कहां पर बचेगा, डेबिट में। अब ये क्यों हम आपको बोल रहे हैं, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है इनकम तो क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट डेबिट में क्यों आ रहा है। मेरा क्वेश्चन समझा, हम क्या बोला, नहीं समझा, क्वेश्चन वापस सुनना मेरा बात, सुनो आराम से। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, डेबिट में लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,14,000, सेलिंग प्राइस 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है। आप लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड ज्यादा होता है उसको दोनों जगह लिख देता है और फिर कम से माइनस कर देता है, तो कितना बचा, और 6,000 तो आपका प्रॉफिट है। इनकम का नेचर तो क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट डेबिट में क्यों बच रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो उल्टा ही आता है। ये आप अगर सोचो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, बड़े ध्यान से आप प्लीज, तो आप इसको क्या लिखता, बैलेंस सीडी, और ये अगला साल क्या बनता, बैलेंस बीडी, कितना 6,000। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का नेचर क्या आ गया। और ये हम आप लोगों को लेजर में बोला था ना कि डिसीजन हमेशा बीडी से लेते हैं, सीडी से नहीं। कोई आइटम असेट है कि लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, ये सीडी से नहीं देखते हम लोग, बीडी से देखते हैं। बीडी कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्या आपका इनकम। क्या मेरा बात समझा आप लोग। एक और एग्जांपल इसमें देखना, सपोज आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,00,000 रुपए का है और आपका सेल्स वैल्यू मान लो 90,000 रुपए का है, तो आपका बैलेंस कहां पर बच रहा है, क्रेडिट में कितना, 10,000 का। और आपको देख के समझ में आ रही है लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है। लॉस कहां बच रहे, क्रेडिट में, बट इसका बीडी कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, तो डेबिट मतलब लॉस है। क्या मेरा बात एकदम क्लियर है आप लोगों को, 5 मिनट समझ में आप लोग हम क्या बोला, श्योर एकदम क्लियर। आप लोग वापस अपने ट्रेडिंग वाले फॉर्मेट में आना, यहां पर प्लीज दिखना आप लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट या फिर बाई ग्रॉस लॉस, दोनों बार लिख के रखो। बट ये चीज क्लियर ना, एक ही क्वेश्चन में दोनों नहीं आ सकते,
या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। क्लियर? अब एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और भी बहुत कुछ इसमें आता है। ठीक है, जो आपका सेटिंग एक्सपेंसेस है वो आ जाता है सेटिंग करने के लिए और बनने तक का जो मतलब सामान बनने के लिए। ठीक है, करेक्ट एकदम। देखो, नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यह परसीव किया जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो खर्चा आपके फैक्ट्री के अंदर लग रहे, ठीक है, बड़ी डेफिनेशन आधा अधूरा है। क्यों हम आपको बता रहे, देखो आप प्रूव कर देगा। देखो, हम बोला डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लगता है। ठीक है, ये मान लो आपका फैक्ट्री का एंट्री गेट है और ये मान लो आपके फैक्ट्री का एग्जिट गेट है। ठीक, सपोज वेजेस लगा 20,000 का। वेजेस किसको देते हैं? लेबर को, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सैलरी किसको देते हैं? जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। आप ये पूरे चैप्टर पढ़ते समय दो चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका फैक्ट्री अलग जगह पे है, ऑफिस अलग जगह पे। हम कैलकाटा का बात करें तो आप लोग ये सब नाम सुने, डानकुनी, दूलागढ़, ये सब जगह क्या है जहां सारा फैक्ट्री होता है। किसी का वहां पे ऑफिस नहीं होता है, फैक्ट्री होता है। तो फैक्ट्री कहां पर है? मान लो डानकुनी में, और आपका ऑफिस कहां पे है? मान लो कैमेक स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट में। मेरा बात समझा हम क्या बोला? तो जो खर्चा आपके फैक्ट्री में लग रहे हैं केवल वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। मेरा बात ध्यान से सुना। जो आपने लेबर को पैसा दिया, क्या आप उसको वेजेस बोल सकते हैं? वेजेस कहां लग रहा है, फैक्ट्री के अंदर कि बाहर? तो वो खर्चे को आप क्या बोलेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर, फ्यूएल कहां लग रहा है? फैक्ट्री में, तो आप उसको क्या बोलेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज क्या होता है? भाड़ा। भाड़ा, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने का जो भाड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज। क्या ये फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो खर्चा फैक्ट्री में लगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सोचने का तरीका है कि जो खर्चा फैक्ट्री के एग्जिट गेट के पहले लगे वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे कैरेज, कैरेज क्या हो गया? भाड़ा। जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने में लगा, एक बार फैक्ट्री में आ गया उसके बाद थोड़ी ना कैरेज लगेगा, बट क्योंकि एग्जिट गेट के पहले लगा है हम लोग इसको क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक और एग्जांपल, सपोज आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। आप लोग इंपोर्ट ड्यूटी नाम सुना है ना? इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगता है? रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल में। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है। आप लोग कॉमर्स में अपने पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर करके चैप्टर है, बीएसटी में भी है, सीबीएसई के, और आईसी में एक्सपोर्ट प्रोसीजर है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी ब्रीफली अगर बात करें, इंपोर्ट ड्यूटी किस चीज पे लगता है? खरीदने पर। इंपोर्ट ड्यूटी आपने कहां पे किया होगा? गवर्नमेंट को, कस्टम डिपार्टमेंट को। जब गुड्स आपका मान लो ऑस्ट्रेलिया से आया, कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट में उतरा, वहीं पर लग गया ना कस्टम ड्यूटी। तो क्या फैक्ट्री के अंदर लग रहा है? नहीं, बट फिर भी तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के टाइम पे लग रहा है सारा खर्चा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करता तो क्या रॉ मटेरियल मिलता आपको? वो कहीं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक और एग्जांपल सुनना, पावर फैक्ट्री के अंदर, तो क्या है? ए प्लीज बातचीत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्यूएल डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज, क्योंकि वो फैक्ट्री के बाहर जो एम्प्लॉय ऑफिस में बैठा है आप उसको दे रहे हैं। मेरा बात समझा हम क्या बोला? तो जो भी खर्चा आपके फैक्ट्री के एग्जिट गेट के पहले लग रहा है उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक लाइन लिखना आप लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are required to convert raw material into finished goods, or those expenses which are incurred before the exit gate of factory। जो खर्चा फैक्ट्री के एग्जिट गेट के पहले लगे,
ठीक है, या तो रॉ मेटल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, या ब्रॉडली बात करें तो फैक्ट्री के एग्जिट गेट के पहले लग रहे। क्लियर है? क्या हम लोग आगे बढ़े? आराम से लिख लो। क्या इनकर्ड मतलब खर्चा हो गया, पे किया है कि नहीं पे किया हम लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अकाउंट्स पेमेंट पे नहीं चलता है। खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड करो। अक्रूवल पढ़े हम लोग, अक्रूवल कैश, ये क्लियर है आप लोगों को? वो इनडायरेक्ट हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। जो एग्जिट गेट के पहले लगा वो डायरेक्ट, उसके बाद जो लगा वो सारे इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी पीएल में, क्योंकि हम लोग मानते हैं ये जो आपका चल रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपने घर में वो इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये जो चल रहा है पावर है। घर में इतना पावर आपको नहीं चाहिए होता है, घर का वोल्टेज कम होता है, बट फैक्ट्री का कमर्शियल स्पेस का वोल्टेज ज्यादा, उसको बोलते हैं पावर। समझा? चलो नेक्स्ट प्लीज देखा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर कितना हो गया? 2 नहीं, जितना भी होगा 3 4 4 लिख लेते हैं, जो भी है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना प्लीज एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एक दिन का निकलता है कि पूरे साल का? एक साल का। प्लीज लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। लाइन ड्रॉ करना प्लीज बीच में। यहां पर लिखना डेबिट, यहां पर लिखना क्रेडिट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। हाँ बोलो, बता रहे, एक सेकेंड। अच्छा एक बात बताने, क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि फ्रेट क्या हुआ? फ्रेट भाड़ा। कैरेज को हम लोग बोलते हैं भाड़ा, बट कैरेज इज नॉट एक्चुअली भाड़ा। कैरेज इज बेसिकली आपका पैकिंग एक्सपेंस। प्लीज मेरा बात ध्यान। अच्छा इसको हम लिखवा देगा, आप लोग पहले बार पीएल देखो एक बार, इसको हम लिखवा देगा डिटेल में। पीएल बनाए आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐसा बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मोटा मोटा प्रॉफिट। बट क्या ये पैसा ओनर अपने घर लेके जाएगा? इसमें और भी आपका बिजनेस में इनकम हुआ होगा, और भी खर्चा लगा है, उन सारे इनकम को ऐड करना होगा, एक्सपेंस को माइनस करना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ओनर अपने घर लेके जाएगा। तो आपका पीएल अकाउंट में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने ग्रॉस प्रॉफिट को रिफाइन कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट लिया, उसमें बाकी जितना इनकम कमाया उसको जोड़ दिया, और बाकी जितना खर्चा लगा उसको माइनस कर दिया, जो बचा वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। समझा मेरा बात? तो आपका पीएल अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है? ग्रॉस प्रॉफिट से। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में क्यों आ रहा है? ठीक है, या हम इसका एक और अच्छा रीजन आपको बताए तो सुना प्लीज मेरा भाई। आप बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, कॉस्ट लिखा 100, सेल लिखा 120, प्रॉफिट कितना? 20। इस प्रॉफिट को क्या हम बैलेंस सीडी बोल सकते हैं? अगला बार क्या बनेगा? पीएल। तो पीएल के लिए क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी। लॉजिकल? जीपी आ गया, जो भी जीपी आपको मिलेगा, बाकी जितना भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है। एक दो एग्जांपल, कमीशन, वेरी गुड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, अगर आपको मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, और भी 100 तरह का आइटम है, बट अपने एक बार खाली समझने के लिए, ठीक है। ये आपका आ गया सारा इनडायरेक्ट इनकम। रॉयल्टी बताएगा, रॉयल्टी क्या होता है बताएगा, सब बताएगा। ये सब जो सब अभी बेसिक आइटम मेरा है जो आप लोग को मालूम है। 2
इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो खर्चा फैक्ट्री के एग्जिट गेट के बाद लगना चालू हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक बार रेंट लेते हैं, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, क्या आप मानते हैं डेप्रिसिएशन? ठीक है, एक बार इसको लिखते हैं एक बार। अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो फिर शुरू नहीं होगा। क्या चीज ग्रॉस? अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो उससे शुरू होगा। हाँ बताएगा, पहले हम प्रॉफिट बता रहे हैं। अच्छा प्लीज मेरा बात सुना, अब लिख लिया ना एक बार। अब एक बार आप लोग इसको लिखना मत, हम डेटा लिख रहे हैं, प्लीज सुनना मेरा बात। सपोज आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 100 रुपए का, बाकी सारा इनकम मिलाकर मान लो 50 रुपए, और सारा एक्सपेंसेस मिलाकर मान लो 110 रुपए। टोटल इनकम कितना बना? 150, खर्चा 110, हाथ में प्रॉफिट 40 रुपए का। क्या आप मानता है 40 का फिगर यहीं पर आएगा बैलेंस करने से? इस 40 को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। लॉजिकल? ठीक है। अब अगर सपोज आपका ग्रॉस लॉस आया होगा ट्रेडिंग में, तो ग्रॉस लॉस आपके ट्रेडिंग में कहां पर आएगा? यहां पर है ना। इसका ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में। तो आप कुछ ऐसा लिखेगा ना यहाँ पर, टू ग्रॉस लॉस और बाकी सेम आइटम। ठीक है, श्योर? अच्छा ये क्लियर है। अब एक दो आइटम प्लीज लिखना, एक सेकेंड देखिए पेपर पे। हाँ लिखना प्लीज। सबसे पहला पॉइंट नंबर 5। एक सेकेंड ना, अच्छा लिखना एक बार आप लोग, कैरेज और फ्रेट। दोनों ना लगभग आपका एक तरह का आइटम होता है, कैरेज, फ्रेट, भाड़ा। ठीक है, ठीक है। कैरेज टिपिकली आपका दो तरह का होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है आपका कैरेज आउटवर्ड। फ्रेट भी सेम, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। इसका और एक नाम होता है कैरेज ऑन परचेज, और इसको बोलेंगे कैरेज ऑन सेल्स। अब आप इसको इजीली समझ जाएगा, मेरा बात प्लीज ध्यान से सुना बस एक बार। ये आपका फैक्ट्री का एंट्री गेट और ये आपका फैक्ट्री का एग्जिट गेट। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल आया, तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने का जो भाड़ा लगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रेट या कैरेज? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। मेरा बात समझा? जो भाड़ा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड। और ये कहां जाएगा आपका? ट्रेडिंग में। फिनिश्ड गुड्स को फैक्ट्री से अपने गोडाउन या मार्केट में ले जाने में जो खर्चा लगा, कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, वो कहां जाएगा? आपके पीएल में। लॉजिकल? तो लिख लेना है बस एक छोटा सा आइटम, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अगर आपको एक आइटम दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज 10,000, वेजेस कहां जाता है? ट्रेडिंग में। सैलरीज पीएल में, क्योंकि सैलरीज किसको दे रहे हैं आप? स्टाफ को। वेजेस वर्कर को। वेजेस फैक्ट्री में लग रहा है तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए, और सैलरीज ऑफिस में लग रहा है पीएल में जाना चाहिए। बट अगर एक ही नाम दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, तो जो पहला नाम दिया होगा ना
आप मान लेगा वो पूरा आइटम है। अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ मतलब वो पूरा आइटम वेजेस है और आप उसको कहां डालेगा, ट्रेडिंग में, ठीक है। और अगर आपको नाम दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस तो आप उसको डालेगा अपने पीएल में। जो नाम पहले दिया हुआ होता है पूरा आइटम का नेचर वही बन जाता है। बोलो क्लियर है क्या? श्योर? आगे बढ़े। नेक्स्ट लास्ट आइटम 7, फिर सम करेंगे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट लेजर है, पीएल अकाउंट लेजर है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। इसलिए अकाउंट कुछ नहीं होता है, और अकाउंट नहीं होगा तो डेबिट और क्रेडिट भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट पूरे साल का बनता है या एक पर्टिकुलर डेट का? एक पर्टिकुलर डेट का। एक जैसे अगर आप कभी गूगल करेगा इलॉन मस्क नेटवर्थ, तो क्या दिखा रहे हैं? 31 तारीख को उनके पास कितना घर प्रॉपर्टी जायदाद है, 31 तारीख को। पूरे साल में उनके पास कितना प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखा रहे। तो बैलेंस शीट कब बनता है? एक पॉइंट पे 31 मार्च को बताओ कि आपके पास कितना असेट है और कितना लायबिलिटी है। क्या मेरा बात क्लियर है? तो इसमें फॉर द ईयर आएगा क्या? नहीं। एज ऑन या एज एट, अपने एज एट लिख के चलते हैं, कुछ स्कूल में एज ऑन भी बोलते हैं, तो देख लेना आप लोग। एज एट 31 मार्च 2023, कुछ स्कूलों में एज ऑन भी बोलते हैं, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है। एज एट भी ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। बीच में लाइन ड्रॉ करना, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी। अच्छा, इसका कोई डेबिट साइड होगा क्या? ट्रेडिंग का डेबिट होता है, पीएल का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का डेबिट। क्यों? स्टेटमेंट है, लेजर नहीं है। क्या मेरा बात समझा? तो बैलेंस शीट में सिंपल आप क्या लिखेगा? लायबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज। क्लास 11 जर्नल एंट्री पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश टू कैपिटल। कैपिटल को हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं? बिजनेस का लायबिलिटी है, तो सबसे पहला आइटम जो आपका बनता है वो कैपिटल ही है। इनर कॉलम में लिखना प्लीज। 2 बाई नहीं होता क्योंकि ये लेजर नहीं है। ठीक है। क्या आप मानते हैं ड्राइंग्स नेगेटिव कैपिटल है? ड्राइंग्स कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को कम कर देते हैं, तो आप कैपिटल से क्या करेगा? माइनस करेगा ड्राइंग्स को, और ऐड करते हैं आप नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट कहां से मिला आपको? पीएल से। और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो है तो ओनर का ही ना। कैपिटल किसका है? ओनर का। प्रॉफिट किसका है? ओनर का। प्रॉफिट का किसी के संग बंटवारा करना है, क्यों? सोल प्रोप्राइटर है, तो सीधा पूरा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। सब एडजस्ट करके आपको क्या मिलेगा? कैपिटल। ये क्लियर है? अब मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये जो आप कैपिटल यहां पर लिखा है, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है? जो ओनर इन्वेस्ट किया है, या जिस कैपिटल के साथ में आपने अपना ईयर स्टार्ट किया? क्या आप इस कैपिटल को बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल? आपने ईयर स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के संग, साल भर में ड्राइंग्स किया, वो माइनस हो गया, प्रॉफिट कमाया, ऐड हो गया, तो जो ईयर के एंड में आपको कैपिटल मिला, ये क्या है आपका? क्लोजिंग कैपिटल। इस वर्ड को ध्यान रखना, ये अपने को 12 में भी काम लगेगा, ठीक है। यहां पर आप बाकी सारा एसेट को प्लॉट कर देगा। एसेट को आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बनाने का 2 तरीका होता है, एज पर लिक्विडिटी या एज पर परमानेंस। ऐसा टेंशन नहीं लेना है, कुछ स्कूलों में कुछ नहीं बोलते, तो आप जिस हिसाब से एसेट को लिखना है लिखो, बट कुछ स्कूल में बोल देते हैं कि बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। वो हम कराएगा एक एक क्वेश्चन दोनों पे, बट एज ऑफ नाउ अपने को दिमाग नहीं लगाना है, एसेट खोजो और बैलेंस शीट में डालते चलो।
जितना भी आइटम आपको एसेट में दिखेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, डेटर, कैश, बैंक, सब डाल दो, ठीक है। तो एसेट में आपका सारा एसेट का नाम आ जाएगा, एक दो नाम आप बस लिख लेना। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, हाइफन देके नहीं लिखना, तुम बस ऐसे ही लिख दिया। और बाकी जितना भी आपको लाइबिलिटी मिल जाएगा, क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेएबल, ठीक है, लोन, बिल्स पेएबल, ये सारा आइटम। और अल्टीमेटली लास्ट में इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं बचना चाहिए, बच गया तो दिक्कत है। बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस। भैया अभी 4 घंटे का प्रोजेक्ट सबमिट करके आया, मैच नहीं किया, दोनों में सेम अमाउंट लिख के आ गया, बस होप करता नाम देखे नहीं। होप कर लोन के बाद क्या? बिल्स पेएबल, जो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे, बिल्स रिसीवेबल पेएबल। हाँ, अब हम वो क्योंकि सब एडजस्टमेंट है तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिक जितना सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इतना पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बोलो। एकदम हो सकता है, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बट फिर भी कैसा हो सकता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, पीएल अकाउंट बनाया, नेट लॉस आ गया, क्या रीजन है? वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है। कैसा हो सकता है ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आए और पीएल से नेट प्रॉफिट आ जाए? क्यों? इनडायरेक्ट इनकम बहुत ज्यादा है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम है, बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग इसको सॉल्व करना है, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही क्वेश्चन है। फटाफट प्लीज आप लोग स्टार्ट करना, ऊपर में जरूर लिखना इन द बुक्स ऑफ गोपाल नाथ एंड सन्स, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तीनों का फॉर्मेट आपको एक साथ बनाना होगा और सारा डेटा को एक साथ आपको प्लॉट करना होगा। एक साथ मतलब एक एक आइटम पढ़ो और प्लॉट करो। पहले ट्रेडिंग बनाएगा, फिर पीएल बनाएगा, फिर बैलेंस शीट बनाएगा, आंसर कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा सम में ना इतना डेटा होगा ना, आपका छूट जाएगा कौन सा डेटा का प्लॉट किया कौन सा नहीं किया। नहीं गैप होता है, आप एक अकाउंट बनाया, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। हम क्वेश्चन का पहले एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देते हैं आप लोगों को। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्लॉट किया, किसके बुक्स में लिख रहे? गोपाल नाथ एंड सन्स, तो प्लीज लिखना आप लोग इन द बुक्स ऑफ गोपाल नाथ एंड सन्स। सबसे पहले आप ऊपर में लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, ईयर देख लेना कौन सा है, 31 दिसंबर 2012 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर डेबिट और क्रेडिट लिखो। और प्लीज क्लास में भी ट्राई करना फॉर्मेट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको हैबिट बन जाएगा। यहां पर आप लिखा पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे तो अगर आप लॉन्ग कॉपी यूज करें तो हाफ पेज से थोड़ा सा कम, हाफ पेज से थोड़ा सा छोटा में ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक मिनट सबको एक बार फॉर्म, क्योंकि बहुत लोग का नहीं किया है, जिनका किया हुआ ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका पहले नहीं किया हुआ, तो उनके साथ चलना होगा, ऐसे छोड़ नहीं सकता उनको। नेक्स्ट, एक सेकंड को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 लिखना आप लोग। हम जब तक ना आप लोग क्वेश्चन ग्रुप में भेज दे रहे हैं, चले नेक्स्ट, फटाफट इसको आप लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट, यहां पर सेम पर्टिकुलर्स,
अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। लॉन्ग कॉपी का हाफ पेज से थोड़ा सा कम ट्रेडिंग, बच्चा पूरा में पीएल, और फ्रेश पेज में आप जाके बनाएगा अपना बैलेंस शीट। मतलब 1.5 पेज करीब आपका लगना चाहिए एक किस्म में। धीरे धीरे करते करते ना आपको खुद को आइडिया लग जाएगा प्लेसमेंट। बट पहला मैं बता दिया, बैलेंस शीट में क्या लिखेगा, एज एट 31 दिसंबर 2012। लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ठीक है, डन। प्लीज जल्दी फॉर्मेट प्लीज सबको बनाना। कराएगा, सब कराएगा, टेंशन मत लो। हो गया फॉर्मेट। अब प्लीज आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक एक आइटम को पढ़ो और प्लॉट करना स्टार्ट करो। पहला, ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो प्लॉट करो फटाफट, ओपनिंग स्टॉक 4000 टू ओपनिंग स्टॉक, सीधा अमाउंट कॉलम में 4000। कोड आउट। नेक्स्ट, परचेज, और परचेज में क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न। तो क्वेश्चन में खोजो, परचेज रिटर्न है 300, दोनों को साथ में करो, 12000 और 300 टू परचेज। आप जहां पर लाइन ड्रॉ किया होगा मेरे हिसाब से यहां पर, इसके इनर कॉलम में करना। परचेज का फिगर है 12000, इसमें से लेस करेगा परचेज रिटर्न 300, और अमाउंट को शिफ्ट कर देगा आउटर कॉलम में 11700। कोड आउट किसी का नहीं, श्योर। नेक्स्ट आइटम प्लीज पढ़ना, कैरेज। कैरेज का मतलब भाड़ा, इनवर्ड की आउटवर्ड, कुछ ना बोले हमेशा इनवर्ड। फ्रेट, भाड़ा, कुछ ना बोलेगा तो इनवर्ड, और इनवर्ड होगा तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। क्लियर। आउटवर्ड होता तो पीएल में। ठीक है, तो कैरेज क्योंकि आपका भाड़ा है तो आप उसको लिख देगा डेबिट साइड में 1170 टू कैरेज 1170। कुछ नहीं बोलेगा तो कैरेज हमेशा इनवर्ड, और इनवर्ड कहां जाता है, ट्रेडिंग। आउटवर्ड पीएल, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड पीएल, कुछ ना बोले तो फ्रेट इनवर्ड। क्लियर है मेरा बात। नेक्स्ट प्लीज आइटम देखना जल्दी से, वेजेस। वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। क्यों, फैक्ट्री में लग रहे, जो फैक्ट्री में लगे वो सारा ट्रेडिंग में। वेजेस 1000, तो लिख देना टू वेजेस 1000। डन, कोड आउट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, इसके लिए क्या चाहिए, पहले सेल्स चाहिए। सेल्स कितना दिया हुआ है, 20,000। प्लॉट करो जल्दी से, 20,000 और 200। तो आप लिखिएगा बाई सेल्स, इनर कॉलम में सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, और लेस सेल्स रिटर्न का अमाउंट 200। तो आप इसको नेट ऑफ करके बाहर में लिख देगा 11,800। नेक्स्ट आइटम प्लीज देखना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 19,800, वेरी सॉरी। डेबिट में कि क्रेडिट में चेक करो। नेक्स्ट, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज नॉट, अभी फॉर्मेट में देखे थे ना, कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस होता है और नेट प्रॉफिट ऐड होता है, क्योंकि ड्राइंग्स इज अ नेगेटिव कैपिटल। तो ड्राइंग्स किसके माइनस होगा, कैपिटल से। और कैपिटल को आप कहां लिखेगा, कैपिटल क्या है आपका, लाइबिलिटी। तो कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो पहले कैपिटल को लिखो 30,000। आओ बैलेंस शीट में फटाफट। बैलेंस शीट में सबसे पहले इनर कॉलम में आइटम जाएगा आपका कैपिटल। कैपिटल आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 30,000, और इससे माइनस होगा
ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है अपने को 1500। प्लीज माइनस करके बाहर मत लिखना, केवल माइनस करके छोड़ देना एक बार, बस इतना ही। बोलो क्लियर है क्या? श्योर? ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, क्लियर है? नेक्स्ट 1500। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ऑफिस में लग रहे तो पीएल में आएगा। अब पीएल में कोई भी आइटम को लिखने के पहले प्लीज एक लाइन का स्पेस छोड़ना, क्यों बाद में पता चलेगा, बट लिखना टू ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? एक्सपेंस है तो 250 आपका डेबिट में चला जाएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट सैलरीज कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में खर्चा है, टू सैलरीज 1600। डिस्काउंट दिया हुआ है 300, अलाउड है कि रिसीव्ड है? जब कुछ ना बोले तो आप पहले चेक करो ये आइटम डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड मतलब क्या है? डिस्काउंट अलाउड। अरे डेबिट में मतलब खर्चा है ना, डिस्काउंट तो इनकम भी हो सकता है, बट डेबिट में मतलब खर्चा है, तभी तो डेबिट में। तो कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में, टू डिस्काउंट 300। किसी को डाउट है क्या? और इस चैप्टर में तो एक बात हम बोल रहे हैं, प्लीज ना कोई भी डाउट होगा देन एंड देयर पॉज करके पूछ लेना। बड़ा चैप्टर है, 8 क्लास लगेगा, मूड हुआ तो ज्यादा भी लग सकता है, अगर बहुत स्टैंडर्ड समझा ज्यादा भी लग सकता है। पर अब आप 8 क्लास कर लेगा, बाद में बोलेगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा ऑफिस एक्सपेंस, तो सब नहीं चलेगा। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैंडेटरी आईएससी सीबीएसई दोनों में। 10 मार्क्स मतलब कितना हो गया? 12.5%। 80 का 12.5, 1 मार्क्स पे कितना परसेंट होता है? 4। तो 12.5%। आप समझ रहे कितना बड़ा गेम है? आपको 4% का वैल्यू नहीं समझ रहे। 4% का वैल्यू उससे पूछो जिसका 91% आए और जेवियर्स का कट ऑफ 95% था। 4%, 3% का वैल्यू किसको है? जिसका अभी 92 हो गया, अब अगला साल तो 95 ही हो जाए, जो आप लोग देगा तो ठीक है। तो कोई चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज पढ़ा नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम रिपेयर कहां जाएगा? पीएल में 1200 खर्चा है, टू रिपेयर 1200। वो आपको बोला नहीं ना, वो बोलेगा क्वेश्चन। फैक्ट्री रिपेयर तो ट्रेडिंग में, और नॉर्मल रिपेयर पीएल में। कोड आउट क्लियर है तक? नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। क्या चीज? पीएल में एडवर्टीजमेंट 500 कहां जाएगा? पीएल में। लिख दो एडवर्टीजमेंट 500, टू एडवर्टीजमेंट 500 डन। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर। डेटर एसेट होता है ना, जिससे पैसा मिलना है, क्रेडिटर जिसको देना है। तो डेटर क्योंकि अपना एसेट है, कहां जाएगा? सीधा बैलेंस शीट में। 6000 प्लीज लिखना बैलेंस शीट में 6000। डेटर 6000 हो गया सबका। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट 12,000 डन। नेक्स्ट बिल्डिंग एसेट, प्लीज फोन वन छोड़ दो, बिल्डिंग 10। इसके बाद कैश इन हैंड एसेट लिखना 600। कैश एट बैंक एसेट 2000। डन। इसके बाद बिल्स पेबल लाइबिलिटी 1200। कैपिटल के नीचे हमेशा 4 लाइन का जगह छोड़ने के बाद लिखना बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अमाउंट कितना है? 1200। प्लीज प्लॉट कर दो 1200। नेक्स्ट परचेज रिटर्न तो हो गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी 2700 बैठा दो।
नेक्स्ट सेल्स हो गया, कैपिटल भी हो गया, कमीशन रिसीव क्या है, इनकम, तो पीएल में जाएगा क्रेडिट साइड में बाई कमीशन 120। ये लो सम हो गया क्या सबका? अब लास्ट में आपको आइटम दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 6000 का। अब मेरा बात बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक जितना भी आइटम आप डिस्कस किया है वो सारा कहां पर था? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेटा कैसे जाता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बट कोई भी डेटा अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब कोई डेटा अगर प्लीज बातचीत नहीं, कोई भी डेटा अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका जर्नल ही नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक क्या आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है? हाँ, बट क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है? ट्रायल के बाद। क्या हम लोग ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर में नहीं पढ़े कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज अपीयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस? बट ये आपका बुक्स का पार्ट है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को अपने अकाउंट्स के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा? जर्नल एंट्री पास करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक को अपने बुक्स में लाने का जर्नल एंट्री हमें बता रहे, इसको हम डिटेल में समझाएगा बाद में। ये बात सुनना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम और डिटेल में समझाएगा थोड़ा देर बाद। बट प्लीज मेरा बात ध्यान से समझना, अगर जर्नल करेगा तो उसका एक डेबिट इंपैक्ट होगा और एक क्रेडिट इंपैक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट है, असेट है तो कहां जाएगा? असेट है तो बैलेंस शीट। और जब टू ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका अगर लेजर पोस्टिंग करेगा तो ट्रेडिंग में क्या जाएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये दो जगह पर जाएगा। अभी तक जितना भी सारा आइटम था वो एक जगह पर क्यों गया? क्योंकि वो जर्नल से आए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बट जो चीज ट्रायल के बाहर है वो दो जगह पर जाएगा, क्योंकि अभी तक उसका जर्नल नहीं हुआ है। और जर्नल किया मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों इंपैक्ट होगा। क्या मेरा बात समझा आप लोग? इसको हम डिटेल में और बताएगा, बट प्लीज अभी एक बार उसको दो जगह पे लिखना, एक बैलेंस शीट में और एक ट्रेडिंग में लिखना एक बार। सबसे पहला बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 6000 असेट साइड में, और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 6000। क्या? एक सेकेंड, ये रहा बैलेंस शीट, लो। ठीक है, सबका क्लियर है क्या? प्लीज आप लोग फटाफट इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, जैसे आप नॉर्मल लेजर को बैलेंस करते हैं। 2 मिनट बस आप कर लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल लेजर को बैलेंस करते हैं, जो साइड ज्यादा उसको ऐड करो, एक लाइन का स्पेस छोड़ के। हाँ नहीं, एडजस्टमेंट बताएगा। जो साइड ज्यादा उसको ऐड करो, 19,800 प्लस 6000 25800, इसको दोनों जगह पे लिख दो और उनसे इन सारे आइटम को माइनस कर दो। -4000, -11700, -1170 और -1000। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 7930। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर एकदम? इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्लियर? 7930 ये कहां जाएगा? आपके पीएल में। ये अमाउंट को आप यहां से शिफ्ट कर देगा अपने पीएल में, जो एक लाइन का ऊपर स्पेस छोड़ा था। क्या लिखेगा भाई? ग्रॉस प्रॉफिट 7930। 2 मिनट हम वेट करें प्लीज, इसको भी सेम बैलेंस करके बताओ। जिनका हो गया प्लीज 2 मिनट वेट करना। 2 मिनट एक बार सबको ट्राई करने दो प्लीज एक बार। ठीक है, सेम जो साइड ज्यादा उसको ऐड करो। कितना आ रहा है? 8050, और इससे सारे आइटम को माइनस कर दो।
माइनस 250 4200 आ रहे हैं। और ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, जैसा आपके स्कूल में बोले वो आप देख लेना, दोनों चलता है, जैसा आपके स्कूल में बोले वो आप देख लेना। क्लियर है? फिर 4200 कहां जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप क्या करेगा, कैपिटल में ऐड कर देगा, ऐड नेट प्रॉफिट 4200। अब इन तीन आइटम को एडजस्ट करके बाहर में लिख दो 32700। 2 मिनट प्लीज, जिनका नहीं हुआ है प्लीज आप लोग खुद से करना, छापना मत। और हर एक में डबल लाइन नीचे करना होगा, सब में डबल लाइन, मार्क्स कटेगा वरना एग्जाम में। 32700 प्लस 1200 प्लस 2700 कितना आ रहा है 36,600। इसको भी ऐड करेगा तो 36,600 ही आएगा। अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत है, आ गया तो फिर हैप्पी। देखो एक बात पता है, फैक्ट है, जीवन का सारा खुशी एक तरफ और बैलेंस शीट मैच होने का खुशी एक तरफ। इतना खुशी हम बोला आपको कोई चीज में नहीं मिल सकता, आप कितना ही बड़ा सम कर लो, बट ये जो खुशी नहीं है मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब एग्जाम में अगर आपका बड़ा क्वेश्चन है और अगर वो मैच हो गया, मन करता है बेंच पे खड़े होकर चिल्ला दे कि मेरा मैच हो गया। बस भावना को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन मूड अंदर से एक पता है अपना एक हैप्पी हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। सुना आप लोग? किसी को बाइक चला के आता है, किसी को जिम जाके, जो आपको अच्छा लगता है हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। हम बोलते हैं बैलेंस शीट मैच होने के कारण आपके दिमाग में इतना हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना, सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई प्रोडक्टिव काम करने का। इसलिए हम बोलते हैं कि जिनका अकाउंट्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ जाता है इस टाइम तक, या तो आपका आ जाता है या तो नहीं आते, और 11 में अगर नहीं आएगा तो फिर आएगा भी नहीं। आ गया जिनका, हमको लगता है कभी भी मूड खराब हो तो अकाउंट्स लेके बैठ जाओ, और मैं अगर मैच नहीं किया 1 घंटा नहीं होगा। जिनका अभी तक इंटरेस्ट आ चुका होता है, फिर वो लोग मैच नई मैच से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो लोग फिर भी अपना लिमिट पुश करेगा कि चल एक नहीं और दूसरा ट्राई करते हैं, वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा। अभी तक जिनका इंटरेस्ट आ चुका है, जिनका इंटरेस्ट पूरा 11 के एंड में भी नहीं आता है, फिर उनका इंटरेस्ट कभी अकाउंट्स में आता भी नहीं आ सकता, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं आना। 11 में आपका मोटा मोटी समझ में आता है कि आपको इंटरेस्ट आया है कि नहीं है। अपने आगे बढ़े, हो गया सबका? तो भाई जिनका नहीं इंटरेस्ट है, आपके पास अगला 6 महीने का मौका है इंटरेस्ट लाने का। और जितने बारीकी से हम आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आया तो भी प्रॉब्लम है फिर मेरे में। क्या ऐसी, चलो लिखो, फ्रेश पेज में जाना, फ्रेश पेज में जाके लिखना एडजस्टमेंट प्लीज फटाफट। फ्रेश पेज में जाके लिखना एडजस्टमेंट्स। लिखना एक लाइन, एडजस्टमेंट्स आर आइटम्स appearing outside the trial balance. These items have to be incorporated in financial statement. मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में आपको इन आइटम को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। दीज आइटम्स हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाया जर्नल। जर्नल के थ्रू हम लोग को इन आइटम को अपने अकाउंट्स के अंदर लेके आना पड़ेगा। और कभी भी अगर आप कोई चीज का जर्नल करेगा तो उसका 2 इंपैक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्या मेरा बात क्लियर है? ठीक है, पहला एडजस्टमेंट लिखना, कुल मिला के आपके एकेडमिक बुक के हिसाब से 14 एडजस्टमेंट्स है, 14, बट हम लोग पढ़ते हैं 28 डबल, कुछ एक्स्ट्रा। तो ठीक है, हम कौन सा आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा भाई, उतना पैसा नहीं पढ़ा रहे ना। एक्स्ट्रा बिल देगा तो आपको वो होना चाहिए कि भाई हम एक्स्ट्रा तो उतना में ही पढ़ा रहे हैं।
अच्छा लिखना प्लीज, पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक आपके बुक्स के बाहर है? बट ईयर एंड में आपको उसको अपने बुक्स के अंदर लेकर आना पड़ेगा, और लेकर आने के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री लिखना एक बार, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इसका दो जगह पर इंपैक्ट जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट है, तो प्लीज लिखना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपका असेट है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और ये तो इसका डेबिट पार्ट, और क्रेडिट पार्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में आप कहां पे लिखेगा इसको? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों जाता है ट्रेडिंग में, ये हम आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बता चुका है। ये क्लियर है आप लोगों को? लिखना आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब ये आप लोग लिखना मत प्लीज, खाली मेरे को जवाब देना एक बार। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000, जर्नल एंट्री। दो आंसर आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वेजेस या फिर वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। करेक्ट, वेजेस अब लिखना मत, वेजेस अकाउंट हम लिखवा देगा, प्लीज लिखना मत। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है? खर्चा हो चुका है, देना बाकी है। खर्चा हो चुका है, तो खर्चा हो चुका है तो कहां दिखाएगा इसको? ट्रेडिंग में। और देना बाकी है तो कहां दिखाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। खर्चा हो गया तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, और देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ये जो डेबिट है ना, ये इसका एक्सपेंस कंपोनेंट, वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। और ये इसका लाइबिलिटी कंपोनेंट जो जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आया मेरा बात? अगर हम आपको पूछे सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2000, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आप सैलरीज को डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देना। तो अगर ये खर्चा है तो ये कहां जाएगा? और देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। श्योर? लिखना आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नीचे इसका जर्नल एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो इसका एक्सपेंस वाला पार्ट है वो या तो जाएगा ट्रेडिंग में या तो जाएगा पीएल के डेबिट साइड में, डिपेंडिंग अपॉन वेजेस है कि सैलरीज है या व्हाटएवर। और जो इसका आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है, क्योंकि वो आपका लाइबिलिटी है, तो जाएगा आपके बैलेंस शीट में। कोई डाउट? श्योर? थर्ड एडजस्टमेंट लिखना, थर्ड एडजस्टमेंट। नहीं नहीं कुछ नहीं, तो खाली बस समझने के लिए। थर्ड एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। सपोज हम आपको बोला लिखना मत, 1000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पेड है, बट वो अपना इस साल का खर्चा, तो क्या है? अपना असेट। ये मानता है सब कोई कि वापस बोले? प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 मतलब आप ऑलरेडी इंश्योरेंस का पैसा ज्यादा दे दिए, मतलब आपका खर्चा नहीं है, तो वो क्या? आपका असेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। लिखना मत प्लीज, ये बात सुनना केवल, पहले सुनो प्लीज सुनो। प्रीपेड इंश्योरेंस को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट है। इंश्योरेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड, एक्सपेंस कम हो रहे। एक्सपेंस का नेचर डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अरे खर्चा कम हो रहा है ना। सपोज हमने 12,000 रुपए इंश्योरेंस का पे किया, लेकिन उसमें से 2,000 इस साल का नहीं एडवांस में दिया हुआ है, तो इस साल का खर्चा कितना है? तो आप इंश्योरेंस से माइनस किया ना 2,000, बट क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है, वो क्या बन गया आपका?
असेट प्रीपेड। समझ में है मेरा भाई? श्योर? बोलो। ये तो ईयर एंड में एंट्री होगा ना? तो आप बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? नहीं, जो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या है? एक तो पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे एक इंश्योरेंस टू कैश और लास्ट में इंश्योरेंस टू कैश और ईयर एंड में एडजस्टमेंट एंट्री लिखना एक बार। प्रीपेड एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। आप लोग प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस समझा ना? एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खर्चा इस साल का नहीं है बट पेमेंट हो चुका है, तो खर्चे को कम करो। प्रीपेड इंश्योरेंस को या एक्सपेंस को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट है, असेट है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और एक्सपेंस को आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? तो आप इसको कैसे दिखाएगा या कहां दिखाएगा? ट्रेडिंग में भी दिखा सकते हैं, पीएल में भी दिखा सकते हैं, बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस। बाय वे ऑफ रिडक्शन का मतलब माइनस करके दिखाएगा। समझा मेरा बात? ये लिखना हो गया? आप प्लीज मेरा बात सुना, हो गया ना? अच्छा लिख लो। नहीं अच्छा सुना मेरा बात। सपोज आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लिखना मत। ट्रायल बैलेंस में आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है 12,000 रुपए, ठीक है? तो आप सपोज पीएल बना रहे और आप अपना बैलेंस शीट बना रहे। इंश्योरेंस 12,000 कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में। क्यों? एक्सपेंस है। तो आप पीएल के डेबिट में क्या लिखा? इंश्योरेंस 12,000, ठीक है? आपको नीचे एडजस्टमेंट में लिखा कि आउट ऑफ द अबव इंश्योरेंस 2,000 इज प्री पेड। इसमें से 2,000 इस साल का खर्चा नहीं है, तो लेस 2,000। एक्चुअली साल का खर्चा कितना बना? और 2,000 कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के असेट में। समझ में आया मेरा बात? उसको खर्चा से निकालो और उसको अपना असेट बना लो। हाँ, क्योंकि एक्सपेंस है ना। को डाउट? श्योर? आगे बढ़े, चलिए। लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4। नहीं 4 नहीं, 28 है। आज 4 कर रहे, फिर 4 पे नेक्स्ट दिन सम करेंगे, फिर 7 और पढ़ेंगे, फिर उस पे एक सम करेंगे, फिर 3 और पढ़ेंगे, फिर सारे पे सम करेंगे। पड़का समझ लो, फुटानी समझ लो, जो समझ लो आप, जो समझ लो। अच्छा लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। सपोज फर्नीचर पे 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगा, तो जर्नल एंट्री क्या बना? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लिखना मत प्लीज एक बार। डेप्रिसिएशन को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंस है। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? असेट का वैल्यू कम हो रहा है। ये सब पढ़ा हुआ है सबका। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन का कोई जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री मिलेगा तो उसका एंट्री क्या बना? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट का नाम होगा। अगर फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर, बिल्डिंग हुआ तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट हुआ तो इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? पीएल के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो आप क्या करेगा? इसको कैसे दिखाएगा? बैलेंस शीट में बाय वे ऑफ माइनस करके, बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द बैलेंस शीट। असेट साइड में ऑब्वियसली असेट जाएगा, असेट साइड में, उससे डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देगा। आइए लिखना है। जर्नल एंट्री नहीं दिखाना है आपको, जर्नल वर्नल कुछ नहीं दिखाना है। क्लियर है? इन द बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज होमवर्क में ट्राई करके आना है।
भेजा हुआ है। क्वेश्चन बनाई ना, आप लोग होमवर्क में ट्राई करना है प्लीज। आप लोग ये करके जितना कुछ अपने पढ़े उसको प्लीज एक बार देख कर आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सीधा अपने एडजस्टमेंट चालू करेंगे। समझ में? चलिए थैंक यू। और प्लीज पूरा फाइनल अकाउंट्स में कोई क्लास मिस मत करना। कोई क्लास अगर आप मिस करेगा तो फिर बहुत बुरा फंस जाएगा। क्लास मिस मत करना। चलिए थैंक यू।